चलिए, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 27, है ना। 27 में है कि बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी, बाजार नियंत्रण, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का, तो इसके बचपन का नाम था अली या गुरसास, है ना। ये था कौन, खिलजी वंश का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण शासक था, खिलजी वंश का ना। अगर बात करते हैं हम खिलजी वंश का, तो इसका संस्थापक कौन था, तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी बोल सकते हैं या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसका पूरा नाम था, है ना। 1290 ईस्वी में स्थापना किया था, ठीक है। और 1296 ईस्वी में मार दिया था, इसी को मार दिया था, यही अलाउद्दीन खिलजी मार दिया था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी जो था जलालुद्दीन का दामाद भी था और भतीजा भी था, है ना। यही मरवा दिया था, है ना। कड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद पड़ता है वहीं पर मार दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है हिंदुओं के प्रति बहुत उदार था वो, है ना। हिंदुओं के प्रति जलालुद्दीन, अलाउद्दीन नहीं, है ना। अगर थोड़ा सा बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, था स्थापना कब गद्दी पर बैठा था, 1296 ईस्वी में, ठीक है। और 1316 ईस्वी तक गद्दी पर रहा था, शासन किया था, है ना। इसके सब शासनकाल का जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो यही है, बाजार नियंत्रण को बहुत कड़ाई से लागू किया था, है ना। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यापारी कम बाट का प्रयोग करता था ना, तो जितना कम बाट का प्रयोग करता था उतना उसके शरीर से बोटी काट ले मांस काट लिया जाता था। मतलब बहुत हार्ड रूल था इसके अथी में, है ना। इसके बचपन का नाम था क्या, अली और गुरसास, है ना। ये जो है ना पहली बार इतिहास में नियमित सैनिक को रखने, मतलब कि नियमित सैनिक को रखने का प्रावधान शुरू किया था, ये पहली बार, है ना। और सैनिकों को नियमित वेतन भी देना शुरू किया था, नियमित वेतन भी देना शुरू किया था, यही अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है ना अपने आप को दो उपाधि धारण किया था। यहाँ से सवाल बनेगा तो आपसे बनेगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है ना उपाधि धारण किया था किसका, मोमीन का, है ना। और एगो क्या था, उल मोमीन का। तो एगो मोमीन है और एगो उल मोमीन है, ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी धारण किया था उपाधि, है ना। मोमीन का मतलब होता है, मोमीन देखो, मोमीन और उल मोमीन दोनों अलग अलग, थोड़ा सा अलग है। मोमीन का मतलब होता है जो खलीफा है उसका राइट हैंड को बोला जाता है मोमीन, है ना। और जो उल मोमीन है उसको बोला जाता है खलीफा का सहायक, हेल्प करने वाला, ठीक है। तो यहाँ से दोनों बात क्वेश्चन बनता है ना। देखो जितने भी मुस्लिम शासक रहे हैं सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल में, सब का जो सबसे हेड था वो था कौन, खलीफा। उस समय इधर मतलब कि अरब प्रदेश में बोल सकते हैं, ईरान अफगानिस्तान में बोल सकते हैं, इंडिया में बोल सकते हैं, इस पूरे इलाके में सुल्तान इस्लाम धर्म जो है बहुत सर्वोच्च मतलब फल फूल रहा था, है ना। और उसका जो सब सर्वोच्च व्यक्ति था, सर्वोच्च संत बोल सकते हैं हम लोग हिंदू भाषा में, वो खलीफा हुआ करता था, है ना। तो खलीफा के बताए नियम के अनुसार ही सारा काम होता था। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर, कुछ कुछ क्षेत्रों में थोड़ा सा अलग नियम भी बनता था, है ना। कुछ जगहों में अलग नियम भी बनता था और उसी नियम को बोलता था जवाबित। यहाँ से आधा क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। जवाबित क्या था, तो खलीफा से हट के जो राज चलाने के कुछ नियम अलग से थे उसको बोलते थे जवाबित, ठीक है। यहाँ से याद रखना है जवाबित क्या था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बहुत अथी था, बहुत बढ़िया ये सैनिक था, उसको बोलते थे मलिक काफूर। मलिक काफूर से सवाल बनता है कि दक्षिण भारत की विजय यात्रा के लिए मलिक काफूर को ही भेजा था ये, है ना। मलिक काफूर का ही नाम है, उपनाम है क्या, हजार दिनारी, इसलिए ना कि अलाउद्दीन खिलजी इसको मलिक काफूर को 1000 दिनार में गुजरात के मार्केट से खरीदा था। तो 1000 दिनार में खरीदा था, तो इसका नाम क्या हो गया था, हजार दिनारी हो गया था, ठीक है। यहाँ से सवाल बनता है, यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी से दो बात और बोलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है दीवाने रसालत और एक है दीवाने इंसा। ये दोनों का स्थापना किया था यही, दीवाने रसालत और दीवाने इंसा। दीवाने रसालत जो था वो विदेशी विभाग था, सवाल बना हुआ है ये। और जो दीवाने इंसा है वो पत्राचार विभाग है ना। वो क्या है, पत्राचार विभाग है ना। पत्राचार विभाग रहेगा या शाही पत्राचार रहेगा, तो दोनों देखिएगा, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। यहाँ से सारे सवाल बने हुए हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, जियाउद्दीन बर्नी जो है इसके दरबार में रहता था, है ना। जियाउद्दीन बर्नी का एक स्टेटमेंट है, बर्नी का एक स्टेटमेंट ये है ना
कि वो कहता था कि सुल्तान के काल में, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में अरबी व्यापार इतने धनी हो गए थे इंडिया से व्यापार करके, अरबी व्यापार जो इंडिया से व्यापार करते हैं इतने धनी हो गए थे कि उसके घर सोने और चांदी से भरे हुए रहते हैं। ये बर्नी का स्टेटमेंट है इसके शासनकाल में, मतलब कि भारत में बहुत अथी था, है ना। तो यहाँ से ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वो कौन है, ऑप्शन भी देखना है बलबन। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं बलबन के बारे में, है ना। बलबन जो है ना, ये गुलाम वंश का अथी था, गुलाम वंश के शासक रहे हैं। ये शासन किया है कब से, 1266 से लेकर के 1287 तक, 1266 से लेकर के 1287 तक रहे हैं कौन, बलबन, है ना। इसका उपाधि था क्या, उलुंग खान। उलुंग खान इसका उपाधि था। राजत्व का सिद्धांत दिया था, राजत्व का सिद्धांत। राजत्व के सिद्धांत में 2 सिद्धांत था, एक था निबायते, एक था राजत के सिद्धांत में कौन था, दो था, निबायते खुदाई, एक था निबायते खुदाई और एक था जिल्ले इलाही। तो जिल्ले इलाही आप पढ़े होंगे, निबायते खुदाई नहीं पढ़े होंगे, तो इसको याद रखना है। निबायते खुदाई जो था उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गॉड, मतलब कि गॉड का ये, मतलब कि इस्लाम धर्म में जो गॉड होते हैं उसका गिफ्ट था ये, अपने आप को मानता था, है ना। और जिल्ला इलाही का मतलब होता है गॉड के छाया, है ना, तो अपने आप को मानता था, ठीक है। यहाँ से याद रखना है किसके बारे में, बलबन के बारे में। बलबन के बारे में ये एक और बहुत बढ़िया सवाल बनता है कि दीवान ए अर्ज एक विभाग था, ये कौन सा विभाग था, तो सैन्य विभाग था, सैनिक विभाग था। और यह स्थापना किया था यही दीवान ए अर्ज का कौन, बलबन। इसके बारे में सवाल और बनता है यहाँ से कि ये जो है ना लुटेरों के लिए, कोई जैसे बगल में कुछ क्षेत्र में लुटेरा रहता था, उसके लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था कि पकड़ो और सीधे सजा दो, है ना। तो लौह और रक्त की नीति अपनाया था, है ना। पारसी का धार्मिक का त्यौहार है, पारसी धर्म का एक त्यौहार है नवरोज, उसको यही शुरू करवाया था, नवरोज त्यौहार को शुरू करवाया था पारसी धर्म का, ठीक है। और अपने को अथी करने के लिए, मतलब जनता इसको नमस्कार कैसे करे, तो इसके लिए एक अलग नियम बनाया था जिसको बोलते हैं सिजदा एवं पैबोस। सिजदा और पैबोस नियम को बनाया था कौन, यही बलबन। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको अच्छे से याद रखने हैं गेट बाई हट करके। और अब हम बढ़ते हैं आगे और आते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। तो देखो, टोडा जनजाति जो रहता है कहाँ पर रहता है, ये रहता है नीलगिरी क्षेत्र में, नीलगिरी पहाड़ी में रहता है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीलगिरी का पहाड़ी में, है ना। अगर यहाँ सवाल बनता है ना एक कि भारत में सबसे अधिक जनजाति कौन है, सबसे अधिक जनजाति कौन है, तो याद रखिएगा भील जनजाति जो भारत में सबसे अधिक है वर्तमान में। कहीं कहीं पे अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको गोंड मिलेगा, गोंड, लेकिन वो नहीं है, गोंड पहले था लेकिन अब नहीं रह गया है, अब सब भील है ना। आगे कैसे रहेगा, याद रखिएगा भील जो है भीड़ बढ़ा रहा है, भीड़ बढ़ा रहा है, तो भीड़ बढ़ रहा है मतलब जनसंख्या अधिक है, तो भील सबसे अधिक है ना। और सेकंड स्थान पर गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 में कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ। तो हिंदी शासन का स्वर्ण युग चला था किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में चला था क्या, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं इसको, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अकबर के, तो अकबर के शासन जो जन्म हुआ था, ये जन्म भी पूछता है ना, और मरण भी पूछता है, सारे कुछ पूछता है, थोड़ा बता देते हैं जल्दी। अकबर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था 1542 ईस्वी में हुआ था, 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, है ना। और इसका बाप कौन था, वही था मतलब सबसे पहले बाबर, उसके बाद कौन, हुमायूं का बेटा यही था कौन, अकबर, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ से, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ से थोड़ा सा और अकबर के बारे में, तो अकबर जो है ना जिसे 42 में पैदा हुआ और 56 में इसका बाबूजी मर गया, बाप इसका मर गया 56 में, मतलब 14 साल में, 13 एनसीईआरटी लिखता है 13 वर्ष 9 महीना, मतलब लगभग 13 साल 14 साल कहीं पर मिलेगा आपको, है ना। तो 13-14 वर्ष में जो है ना गद्दी पर बैठ गया था, है ना। और उसका जो संरक्षक था अकबर का, वो था कौन, बैरम खान। बैरम खान बहुत ही चलाक, होशियार और मजबूत सैनिक था जो इसका संरक्षक करता था। वो क्या किया, जानन फानन में 14 वर्ष के बच्चा को जो है गद्दी पर बैठा दिया और खुद उसका संरक्षक बन गया, ठीक है। और देखिएगा 56 में गद्दी पर बैठा है कौन, अकबर, ठीक है। और इसी समय जो हुआ है 56 में ही हुआ है पानीपत का द्वितीय युद्ध, है ना। 1556 में पानीपत का युद्ध किसके, अकबर और हेमू के बीच रखिएगा, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हेमू उस समय बहुत बलशाली था, है ना।
लेकिन गलती से हार गया, उसका अपने ही मित्र धोखा दे दिया था, है ना। देखो अकबर वहाँ लड़ तो नहीं रहा है, लड़ रहा है कौन, बैरम खान, ठीक है। और वहाँ से जीता भी था, बैरम खान जीता भी था, है ना, मतलब अकबर जीता भी था। लास्ट में जीतने वाला था, हालांकि ये जो हेमू के बारे में कहा जाता है कि हेमू जीतने वाला था, लेकिन कुछ कुछ बुक्स का ऐसा मानना है कि जो है ना संधि करने गया था, बैरम खान संधि करने गया था, लेकिन उसका मित्र जो है पीछे से आके जो है, पीछे से या आगे से आँख में तीर मार दिया था, तो आँखें में तीर लग गया था उसका, तो वहीं से उसका डेथ हो गया था हेमू के, ठीक है। और इतना खतरनाक था ना ये बैरम खान कि इसका सर काट के, हेमू का सर काट के इसके बाप के गोद में जाकर दे दिया था, इतना हरामी था ये। अच्छा, इसके हरामीपन का रिजल्ट इसको मिल गया, इसका परिणाम इसको मिल गया, कैसे, सुनिए एक सेकंड के लिए, थोड़ा सा बता देते हैं कहानी। ये यहाँ तो बरंगेता तनक्षक राजा बना हुआ है कौन, अकबर। और ये जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, मतलब 1556 के बाद 57, 58, 1960, तो इस दौरान जो है ना अकबर की माँ जो थी, और कौन हो गया, हमीदा बानो है ना, अकबर की माँ हमीदा बानो, और उसी की अकबर के दाई माँ जो पालन पोषण किया था, उसका नाम था माहम अनगा, और माहम अनगा का एक बेटा था ये आदम खान। तो हमीदा बानो बेगम, माहम अनगा और आदम खान, ये तीनों मिल के, अकबर उस समय तो बच्चा था, 16-17 साल का था, तो तीनों मिल के षड्यंत्र किया बैरम खान के खिलाफ, इसलिए कि बैरम खान उस समय अकबर का सबसे प्रिय हो गया था, क्योंकि सारा काम यही कर रहा था। तो इस तीनों को लगा कि कहीं अकबर को हटा के बाद में यही राजा ना बन जाए, शासक ना बन जाए बैरम खान, है ना। तो ये तीनों क्या किया, कूटनीति चल के अकबर से ही हटवा दिया उसको, बैरम खान को। और हटवा दिया तो ऐसे हटवाया तो कैसे, कि तुमको राज्य से बाहर रहना है, हमारे क्षेत्र से, राज्य से बाहर रहना है ना। एक ऑप्शन ये दिया था, और दो ऑप्शन दिया था, या तो बाहर रहो राज्य से, या तो चल जाओ मक्का मदीना घूमने, है ना। बहुत कहने पर भी नहीं माना, तो लास्ट में जो है इसको जाना ही पड़ा, अब राजा का आदेश था तो जाना पड़ा, चल गया, है ना। और उसी दौरान अकबर ही ऐसा माना जाता है कि तीनों जो है मिल के मरवा दिया था इसको, बेचारा को, बैरम खान को मरवा दिया था, है ना। यहाँ पे एक मुबारक खान अफगान के पठान था, उसे मरवा दिया था पाटन में, गुजरात में, ठीक है। तो सवाल बनता है कि बैरम खान को मरवाया था कौन, ये मारा था कौन, तो मुबारक खान 1561 ईस्वी में मार दिया था, है ना। और 1560 से लेकर के 62 तक के शासन को बोला जाता है पेटीकोट शासन, जबकि अकबर का शासनकाल था, लेकिन अकबर का शासनकाल को बोला था क्या, पेटीकोट शासन, इसलिए ना कि अकबर वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा था, सारा का सारा काम उसकी माँ, दाई माँ महामंगा, उसका जो थी महामंगा का बेटा था आदम खां, वो कर रहा था, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड बताते हैं थोड़ा सा कहानी। जब ये मारा गया, है ना, तो जो वजीर का पद था, जो मुख्य सैनिक का पद था, वो तो खाली रह गया, उसका कोई शासक, उसका कोई सैनिक था नहीं, तो उसके जगह पे नियुक्त किया गया था फतगा खां को वजीर के रूप में, है ना। और फतगा खां को मरवा दिया कौन, यही आदम खान, कि हमको वजीर बनना है ना। और जब इसके पता चला 1962 ईस्वी में, पता चला, सॉरी 19 कहाँ आ गए, 1562 में पता चला कि इसको, अकबर को, तो माहम अनगा का बेटा जो था आदम खान, उसको जाके चार मीनार पर से, मतलब बहुत ऊंचा महल था, वहाँ जाके धक्का मार दिया, मतलब मार दिया। सॉरी ज़्यादा लंबा हो गया, अब बोर हो जाएंगे, फिर ज़्यादा नहीं करेंगे। कहाँ कहाँ हम अटक गए, हम कहानी नहीं बताएंगे, अब सिर्फ जीके पढ़ाएंगे हम। अकबर के शासनकाल से कुछ बात आपका रखना है, लिखेगा नहीं, बहुत देर हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा जल्दी से लिख लेते हैं। देखिए, अकबर के शासनकाल से आपको कुछ वर्ष जो है आपका रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर बार सवाल वहाँ से बना है, तो आपका रखना है। कौन सा रखना है, तो जन्म तो बता ही दिए, और गद्दी पर कब बढ़ा था 1556 बता ही दिए। कुछ डेट और रखना है जिसमें काम किया है, ये काम किया है, आपका रखना है 1562, 63, 64, और नेक्स्ट में आ जाइए 71, 75, 78, 79, और कहाँ जाए, और आ जाते हैं 82, 83 और 85। ये 83 है और ये 85 है, मतलब 1500 सारे हैं, सारे 1500 है, ठीक है, सारे 1500, 1562, 63, 64 से। कम से कम इतना ईयर्स का में तो क्या क्या काम हुआ रखना है आपको अच्छे से। देखो हम बोल देते हैं 1562 में जो हुआ है ना काम, वो हुआ है क्या,
1562 में आपको अब अच्छा एक सेकेंड 1562 में जो है ना, 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। 63 में क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था 63 में, है ना, 63 में। 64 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर को क्या कहते हैं? समाप्त कर दिया था। ध्यान रखना, कभी बताएंगे औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब यही औरंगजेब था जो जजिया कर समाप्त कर दिया था ना। औरंगजेब फिर से शुरू कर दिया था इसी जजिया कर को जहाँ पर समाप्त कर दिया गया है ना। तो वो क्या किया था कब? 1670 में शुरू कर दिया था औरंगजेब उस समय था, है ना। और एक सवाल यहाँ बनता है कि जजिया कर किसने जो है ब्राह्मणों पर लगा दिया था? जजिया कर मुस्लिमों का कर था, किसने ब्राह्मणों पर लगा दिया था? तो था फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का तीसरा शासक फिरोज शाह तुगलक लगा था, किस ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। किस काहे? तो अमीर मुसलमान को खुश करने के लिए, ताकि उसको खुश रहे, है ना। क्यों? इसलिए ना कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, अमीर मुसलमान को नाराज कर दिया था। काहे? इसलिए तो मोहम्मद बिन तुगलक बोला था कि हम इस्लाम धर्म नहीं अपना राज रखेंगे, हम बनाएंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य। सवाल बना हुआ यहाँ से कि किसने धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की घोषणा की थी या कोशिश किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक किया था। ठीक है, चलो आगे पीछे नहीं बढ़ेंगे, ज़्यादा पीछे चलेंगे। फिर जब जगह पे कहते हैं खत्म किया था कब? 1564 में। कौन? अकबर 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 71 में किया था फतेहपुर सीकरी की स्थापना। 71 में क्या किया था? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था 71 में। ठीक है, और 75 में क्या किया था? अच्छा, 71 में क्या था? फतेहपुर सीकरी की स्थापना, और आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी लाया था 71 में। याद रखिएगा, राजधानी परिवर्तन कहाँ पे? आगरा से 71 में फतेहपुर सीकरी। ठीक है, 75 में इसने क्या किया था? इबादत खाना। 75 में क्या किया था? इबादत खाने की स्थापना किया था। इसने जो है धर्म करने की बातें होती थी, है ना। और 78 ईस्वी में इबादत खाना में सभी धर्म के लोगों को निमंत्रण दिया गया, बुलाया गया, है ना। कि देखो 75 में था ना कि इबादत खाना में सिर्फ इस्लाम धर्म के बारे में बात होगा, उसके बारे में बात होगा। लेकिन 78 ईस्वी में इबादत खाना में सब धर्म के लोगों को बुला लिया गया था, याद रखिएगा। और 79 में जो है मजहर की घोषणा किया गया है। मजहर की घोषणा बहुत बना हुआ सवाल है कि मजहर की घोषणा कब किया गया था? 79 में, 1579 में। और 82 में जो है ना दीन ए इलाही धर्म शुरू किया गया था। दीन ए इलाही धर्म कब? 1582 में। और 1583 में इलाही संबत शुरू किया गया था। 1583 में क्या किया था? इलाही संबत शुरू किया गया था। और 1585 में फतेहपुर सीकरी से राजधानी हटा के लाहौर ले गया। लाहौर, तो राजधानी कहाँ चला गया? लाहौर आ गया था 1585 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है सारे के सारे बात अच्छे से, है ना। यहाँ 1562 में जो था ये दास प्रथा को ख़त्म किया था, है ना। दास प्रथा को क्या किया था? ख़त्म किया था। अच्छा, इसी समय इसको हुआ था हरम दल से मुक्ति। अभी हम बोल रहे थे पेटीकोट शासन वाला, है ना, इसको बोलते हैं हरम दल, मतलब उससे मुक्त हो गया था, सबको हटा दिया था, है ना, खुद मतलब कमान संभाल लिया था। तो ज़्यादा नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा। फिर अकबर के बारे में तो ये हो गया। अच्छा, और तो सबके बारे में बोला ही। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अभी बोले थे, उसको नहीं बोलेंगे, उसको कर देते हैं थोड़ा हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में मुगल साम्राज्य का ये कौन था? दूसरा शासक था हुमायूं, है ना। और हुमायूं था कब? बाबर के बाद। बाबर का कौन था? हुमायूं। कब बैठा गद्दी पर? 1530 ईस्वी में जब बाबर मर गया तो। 1530 ईस्वी में जब बाबर मर गया तो, है ना। और 1556 में मर गया था, है ना। दिन पनाह नगर के सीढ़ी से गिर के मर गया था, है ना। इसके कार्यकाल में दो बहुत भयंकर लड़ाई लड़ा गया है, आपको याद रखना है अच्छे से। कौन कौन? एक लड़ा गया है चौसा का युद्ध 1539 में, याद रखिएगा। किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। शेरशाह सूरी का नाम था क्या? जौना खान। ठीक है, याद रखिएगा। और 1540 में लड़ा गया है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में। किसके साथ? वही शेरशाह सूरी के साथ, है ना। पहला में हार गया था शेरशाह सूरी से, कौन? यही हुमायूं। लेकिन दूसरा बार में भी हार गया था, है ना। और भाग गया था काबुल की तरफ भाग गया था। ठीक है, और यहाँ सवाल बनता है, अच्छा यहाँ सवाल बनता है ना आपको, ये जो है ना एक बार जो है, जो आप कभी पढ़ते होंगे राखी के बारे में, इसका हुमायूं का नाम, है ना। तो रानी कर्णावती जो थी, रानी कर्णावती इसी से हेल्प मांगी थी, है ना। क्यों? क्योंकि उस समय एक समय था बाज बहादुर वहाँ के गुजरात का शासक था, वही अटैक कर दिया था रानी कर्णावती पे, है ना। रानी कर्णावती कौन थी? तो महाराजा राणा प्रताप के वाइफ थी, राणा प्रताप के वाइफ। वही राणा प्रताप जिसको हल्दी घाटी युद्ध में, कहाँ पे पहुँच गए, नहीं हल्दी घाटी नहीं, खानवा के युद्ध में हरा दिया गया था, बाबर हराया था। चलिए
नेक्स्ट में आते हैं शाहजहाँ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1627 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा है। 1628 में 1628 में गद्दी पर बैठा है और 1657 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। मृत्यु नहीं हुआ था, बुखार लग गया था, तबीयत खराब हो गया था। इसका बेटा जो था बड़ा हरामी था औरंगजेब, है ना, क्या किया, आके जेल में नहीं मतलब आगरा के कारागृह में बंद कर दिया था। अब बोला था कि वहीं से ताजमहल देखो, ताजमहल बनवाया था यही शाहजहाँ, आगरा में ही, है ना। कब 1631 ईस्वी में इसकी वाइफ मर गई थी मुमताज महल, उसी में बनवाया था। 1631 में बनवाना शुरू किया था और बाद में 53-54 के आसपास बन गया था वो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ाएंगे, बहुत हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है। तो ये इसमें कुछ इफर्ट नहीं करना है। इसमें बिहार की कुल जनसंख्या जो है ना 77% आधारित है कृषि पर, है ना। लगभग तो सब कृषि कार्य करता है और बाकी जो बचा हुआ नौकरी की तैयारी में करता है। ठीक है, और बाकी जो बच गया कौन बाहर भागता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये जो अध्यादेश है, अगर यहाँ से इसका तो आंसर पर बताते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट। ये होता है 1861 के अधिनियम के तहत। ठीक है, 1861 अधिनियम के तहत बहुत बढ़िया काम हुआ है। आपको रखना है, कम से कम 5 काम बताते हैं हम, जो हमेशा याद रखना है, हमेशा पूछते रहता है, पूछा हुआ सवाल क्वेश्चन है हर बार। सबसे बड़ा रखना यही, ये कौन अध्यादेश जारी का शक्ति के दिया गया था, कौन, 1861 अधिनियम के तहत। 1861 अधिनियम के तहत ही पहली बार भारत में हाई कोर्ट एक्ट लाया गया था और इसी के तहत भारत में 1862 में कलकत्ता में हाई कोर्ट बना था। याद रखिएगा, है ना। इसी समय पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू किया गया था। याद रखिएगा, 62-61 वाला अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू किया गया था, इसी के तहत, है ना। पोर्टफोलियो प्रणाली हो गया। ठीक है, और कुछ है इसके तहत, और बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे एक सेकेंड, ये गलती कहीं तो नहीं हो गया। हाँ ठीक है, ओके है। हाँ ठीक है, ये सब था। हाँ, आज ही में प्रयोग किया जाता है बीटो का, मतलब कि वायसराय को, गवर्नर जनरल को बीटो प्रयोग करने का अधिकार दिया गया था इसी 1861 वाला में। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में 1833 के समय जो आया था, कौन आया था उसमें, जो गवर्नर था कौन था, विलियम बेंटिक, है ना। याद रखना क्वेश्चन क्या बोलते हैं। 1833 को जो एक्ट आया है उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को बदल के कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल का पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन 1833 में बदल के कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, है ना। तो याद रखिएगा, अगर भारत का गवर्नर जनरल पहले पूछे तो विलियम बेंटिक करना है, बंगाल का गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स करना है ना। बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स है। ठीक है, और बंगाल का पहला गवर्नर से पूछे, गवर्नर जनरल नहीं रहे तो रॉबर्ट क्लाइव करना है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव करना है। ठीक है, 1757 में बना था ये। और कुछ बात करना है इसमें। हाँ, 1833 एक्ट के तहत ही लाया गया था। क्या इसी में 1833 में विलियम बेंटिक जो था ना, उसी समय जो किया गया था दास प्रथा के अंत 1829 ईस्वी में, नहीं 29 में किया गया था। दास प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिक के शासनकाल में, है ना। किसके सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से। और इसी के शासनकाल में 1834 ईस्वी में सॉरी क्या बोल दिए, दास प्रथा बोल दिए, सती प्रथा, सॉरी 1819 में सती प्रथा समाप्त किया गया था, 34 में दास प्रथा समाप्त किया गया था। याद रखिएगा, सलीमन की सहायता से। 19 में सती प्रथा, 34 में दास प्रथा समाप्त किया गया था। ठीक है, याद रखना आपको। इसी के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ था, है ना। लॉर्ड मैकाले जो था उसकी अनुशंसा पर। ठीक है, तो यहाँ से ये सवाल सारे बनते हैं। और एक जो बचा हुआ है 1892, इसमें एक ही काम हुआ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है। क्या हुआ है, 1892 के एक्ट के तहत जो है ना भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू किया गया था। सिर्फ इतना रखना, एक की बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहले किस एक्ट के तहत शुरू हुआ था, यही 1892 के तहत। और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका,
1909 के तो हमेशा रखना है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोला जाता है मिंटो को। इस समय मिंटो ही यहाँ पे वायसराय था, लॉर्ड मिंटो, है ना। और मार्ले जो था भारत सचिव था। तो इसका पूरा का पूरा जो अथी होता है, एक का नाम है मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले वायसराय भारत सचिव था और मिंटो वायसराय था भारत के। ठीक है, देखिएगा आप, है ना। इसी को बोला जाता है क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, इसलिए ना कि मुस्लिम लोगों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था, है ना। अच्छा, इसी 1909 है ना, 1909 है ना, हाँ। 1909 ईस्वी में ही पहली बार भारतीय लोगों को ब्रिटिश संसद में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था दिया गया था। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था दिया गया था। पूरक प्रश्न समझते हैं, कभी पढ़े होंगे अथी में संसद वगैरह में, तो पूरक प्रश्न उसको बोलते हैं जैसे हम आपसे सवाल पूछे, जैसे नहीं आप हमसे सवाल पूछे, है ना, तो हम उसे जवाब दे दिए, लेकिन आपको कुछ उसमें डाउट रह गया तो फिर से सवाल पूछे तो हमको जवाब देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं पूरक प्रश्न, है ना। एक अच्छा इसी एक क्या बोले, पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किया गया था भारतीय लोगों को, और तारांकित प्रश्न पूछने की व्यवस्था किया गया था इसी में। और एक बात यहाँ से याद, भारतीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीय कार्यकारिणी एसोसिएशन जोड़ा गया, और भारतीय कार्यकारिणी एसोसिएशन के पहले भारतीय सदस्य जो थे वो थे कौन, सत्येंद्रनाथ बोस, है ना, सत्येंद्रनाथ बोस थे। तो यहाँ से सवाल बना हुआ है कई बार सत्येंद्रनाथ बोस वाला सवाल, ठीक है। चलिए याद करेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था। तो देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो समय बना था, कब बना था, जो भारत आया था, कब आया था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में आया था। और उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी वो थी, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया हुआ है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, देखिएगा। अगर सवाल पूछिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, तो पहला गवर्नर जो था विलियम स्मिथ था। पहला गवर्नर कौन था, विलियम स्मिथ। यहाँ सवाल एक बार बनता है कि विलियम हॉकिंस एक था। विलियम हॉकिंस जो है पहली बार ब्रिटिश के दरबार से आया था भारत के दरबार में, किसके, जहांगीर के दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में, है ना, 1608 ईस्वी में वही पत्र लेकर के, है ना, कि हमको यहाँ पर व्यापार करना है ना। यहाँ सवाल बनता है कि विलियम हॉकिंस जो है किसका राजदूत था उसमें राजा जो राजा था वो था जेम्स प्रथम, तो जेम्स प्रथम का राजदूत था, ठीक है। हेक्टर नामक जहाज से आया था। सारी बात आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 33 में है कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ। तो म्यांमार जो आज़ाद हुआ है वो हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 4 फरवरी 1948 को। 4 फरवरी 1948 में क्या हुआ, म्यांमार आज़ाद हो गया था। देखिए, म्यांमार से आपको कुछ बता रखना है, हिस्ट्री बात करते हैं तो म्यांमार का जो राजधानी था कहाँ था, बर्मा इसी को बोलते हैं म्यांमार को, म्यांमार। अब पहले नाम था बर्मा, हो गया म्यांमार। तो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है, एक हुआ है आंग्ल बर्मा युद्ध, है ना। द्वितीय युद्ध हुआ, कब हुआ है सुन लीजिए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध बोलेगा तो बोलना 1824 से 26, 1824-26 में हुआ क्या, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, है ना। और यहाँ सवाल बनता है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो ये हुआ था यानडबू के संधि के तहत समाप्त हुआ था, है ना। और एमहर्स्ट इस समय भारत के वायसराय थे। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ है वो हुआ है 1852 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में, ठीक है, देखिएगा। और 1852 में कौन था, ये था डलहौजी था। 1848 से 1856 तक डलहौजी रहा था, ठीक है। और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ है वो हुआ 1885 में। इस समय कौन था, 1885 में सब पूरा दुनिया जानता है। कांग्रेस का गठन हुआ था, कांग्रेस का स्थापना हुआ था डफरिन के कार्यकाल में। तो ये सारी बातें यहाँ से याद रखना है आपको, है ना। अगर कुछ बात हो तो और करें, जिससे आंग्ल बर्मा का युद्ध हो गया, आंग्ल नेपाल युद्ध भी हुआ है। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ है 1816 से 1416 तक, 1814 से 16 तक। और आंग्ल नेपाल युद्ध जो समाप्त हुआ है वो सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ है। याद रखिएगा, सुगौली संधि कब हुआ, 1816 में, है ना। इसमें आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त किया गया था। एक और हुआ है एक हुआ है आंग्ल अफगान युद्ध। आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है
1839 से 42, 1839 से 42 को है क्या, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है। और इसी में रखना है एक आंग्ल भूटान युद्ध, है ना। एक हुआ है आपका क्या, आंग्ल भूटान युद्ध, ये 1865 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। आपको याद रखना है ये सारी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो प्रथा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है भारत में, बहुत इसका योगदान अथी था, प्रभाव रहा था, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त यही क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब क्या था, 1793 ईस्वी में। 1793 क्या था, क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या था, यही अस्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है भारतीय सेवा का जनक और भारतीय पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसलिए ना कि भारत में पहली बार ये जिला में थाना बनाया था और वहाँ पे दरोगा को नियुक्त किया था, ठीक है, आप देखिएगा, है ना। और दरोगा को नियुक्त किया था और फौजदारी जो विभाग था उसको ख़त्म कर दिया था, है ना। तो ये बात आप रखना है, ठीक है। अच्छा, अस्थायी बंदोबस्त क्या था, अस्थायी बंदोबस्त में एक आ गया था कि किसी एक क्षेत्र को एक जमींदार को दे दिया गया था, है ना, एक आदमी को दे दिया गया था, तो इस क्षेत्र का तो टैक्स तुमको वसूल करना है, जितना टैक्स होगा उसमें से हमको देना है जितना। अच्छा, इसमें से जमींदार को ये नहीं बोला गया था कि कितना टैक्स लेना है, ये नहीं तय किया गया था। बोले था जितना टैक्स तुमको लेना है वहाँ तो उतना लो, लेकिन जितना लेगा उसका 90% ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए और बाकी जो 10% है वो रखेगा जमींदार जो वसूलेगा। तो यहाँ से सवाल बनता है और इसको अस्थाई इसलिए बोला गया था कि बोला कि यही रहेगा व्यवस्था अब। लेकिन 20 वर्ष के बाद जब इंडियन लोग इससे तबाही बर्बाद हुए, बेकार हुए, तो अपोज करना शुरू किया, तो फिर इसको डालना पड़ गया था अस्थाई बंदोबस्त में, ठीक है। अच्छा, कॉर्नवालिस के बारे में एक बहुत फेमस ये है कि कॉर्नवालिस जो है ना, कॉर्नवालिस कोड लागू किया था। कॉर्नवालिस कोड, यही 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड लागू किया था। और ये जो कॉर्नवालिस कोड था वो पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था, पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था, है ना। और ये पृथक्करण सिद्धांत क्या है, तो ये देखो, अभी हम बोलते हैं भारत में कि भारत में जो व्यवस्था जो है कौन कौन है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका उस समय नहीं था, पृथक्करण सिद्धांत में 2 था, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये दोनों था, है। उसको बोलते हैं, एक था न्यायपालिका, एक था प्रशासनिक विभाग, तो 2 था, दोनों अलग अलग था। इसको बोलते हैं पृथक्करण सिद्धांत। कौन किया था, कॉर्नवालिस कोड, यही कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में किया था। यहाँ से सवाल बना हुआ है, आधार है आपको अच्छे से। चलिए, अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 ये ही आंसर था इसका, है ना। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है सहायक संधि के बारे में। सहायक संधि को आपको अच्छे से रखना है, सवाल कई बार बना हुआ है, अगर दे देगा ना तो बनेगा नहीं। सहायक संधि बेलेजली शुरू किया है, बेलेजली कब किया, 1798 में शुरू किया है। अच्छा, सहायक संधि के तहत जो है ना, अच्छा क्या था सहायक संधि, बताते हैं एक सेकंड के लिए। सहायक संधि लाया था बेलेजली 1798 ईस्वी में, सितंबर 1798 ईस्वी में। और इसमें कहा गया था ना कि जो राजा सहायक संधि को में शामिल होगा, सहायक संधि को स्वीकार करेगा, है ना, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक सुरक्षा देगा और इसके बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मेजर को अपने मतलब कि राजधानी में रखना पड़ेगा। ये था आपका क्या, अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त में कौन कौन सा क्षेत्र या कौन कौन सा राज्य कब शामिल हुआ है, यहाँ सवाल बनता है और अच्छे से बनता है। और जब पूछ देगा ना तो आपसे बनेगा नहीं, ये हमको लगता है, बाकी तो आप तो अपने जानते करते होंगे क्षमता। देख लीजिए हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और आपको याद रखना, जो बताएंगे ट्रिक से हम ना, उसी ट्रिक से रखना है, हमेशा याद हो जाएगा। देखो याद रखना है, अस्थाई सॉरी क्या था ये सहायक संधि। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य का नाम है और कब किया है वो रहेगा इसमें। याद रखना है मैं तंग अब, बस है मैं तंग अब, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, है ना। कम से कम ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। हो गया, है मैं तंग अब, पेशवा बरार, हो गया। पहले पढ़ना है इतना, फिर पढ़ना है इतना, पढ़ने के लिए सीखे तब रहेगा ये। है मैं तंग अब, पेशवा बरार, है ना। और एक और बच गया और एक और जो बच गया वो है भोसले ग्वालियर। कौन हो गया, भोसले ग्वालियर। देखो भाई
देखो भाई क्या है ये, इसी में साख संधि स्वीकार करने वाला सब राज्य के शासक का नाम है कि कब कब कौन कौन स्वीकार किया है। देखो हाई सब जगह हैदराबाद, ये सितंबर 1798 में स्वीकार किया है। हैदराबाद साख संधि कब स्वीकार किया? 1798 में। ये सितंबर नहीं पूछेगा लेकिन याद रखिएगा 1798 में। ये है 99 में, 1799 में, ठीक है। और ये भी 99 में है, 1799 में, ठीक है। और अवध जो है वो 1801 में है, 1801 ईस्वी में स्वीकार किया है। अवध हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोंसले, ग्वालियर में ही जो क्षेत्र था तो उसको बोलते हैं सिंधिया, ठीक है। ऐसा लगना आपको, है मैं तंग अब, पेशवा, बरार, भोंसले, ग्वालियर, है मैं तंग अब, पेशवा, बरार, भोंसले, ग्वालियर, बस थोड़ा सा रखना है आपको, ठीक है, याद रखना है। और ये युद्ध किया था, ये हुआ था आपको 1803 ईस्वी में। सॉरी, ये 1808 कहाँ से लिखा गया? 1801 है, 1800 ये 2 है, ये 3 है, 1803 है, ठीक है। और ये 1804 है, ठीक है। तो ये सारे बात आपको यहाँ से याद रखना है अच्छे से, है ना। कब कब शामिल किया हुआ है स्थायी अथी में, सहायक संधि में किस राज्य, यहाँ से जवाब बनता है, ठीक है। चलिए और अब पढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि इस बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी कहीं बोल रहे थे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था प्रथम गवर्नर जनरल, है ना। कब बना था? 1772 ईस्वी में एक एक्ट लाया गया था, 1772 एक्ट, है ना। उसी के साथ बना था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, है ना। और बंगाल का प्रथम गवर्नर बोले तो रॉबर्ट क्लाइव कर देना, रॉबर्ट क्लाइव करना, ठीक है। अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल बोले, भारत का पहला गवर्नर जनरल, है ना, तो विलियम बेंटिंक था। भारत का पहला भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बोले तो लॉर्ड कैनिंग था। और पहला वायसराय बोलेगा तो भी लॉर्ड कैनिंग ही था, क्योंकि 1858 में जो अधिनियम आया था उसके तहत वायसराय गवर्नर जनरल पद को हटा दिया गया था और कर दिया गया था वायसराय, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय, है ना। और अंतिम वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन, है ना। और ये पूछे पहला भारतीय वायसराय कौन था? तो राजगोपालाचारी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में है कि सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी? तो सती प्रथा जो समाप्त किया गया था ना, विलियम बेंटिंक उस समय शासनकाल में था, है ना। और राजा राम मोहन की सहायता से 1829 ईस्वी में धारा 17 के तहत समाप्त किया गया था, धारा 17 के तहत। अब देख लो धारा 17 कहाँ पे है, ऑप्शन में दिया हुआ रोमन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर 1 में है। 17 1 से जो होता है 7 होता है, 10 होता है, और भी आई मतलब 7 होता है। धारा 17 यही है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। राजा राम मोहन के साथ किया था। और इसी विलियम बेंटिंक के शासनकाल में ही 1834 में हुआ था क्या? ठगी प्रथा का सलीवन की सहायता से याद रखिएगा। चलिए और अब है क्वेश्चन नंबर 37 में कि मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था? ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी में जो दिख रहा है आपको, NVS फर्स्ट, इसको किया गया है, NVS फर्स्ट को किया गया है ना। NVS फर्स्ट को किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो अथी है उपग्रह है ना, इसका खुद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है NAVIC, नाविक का मतलब होता है नेविगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टलेशन, है ना। मतलब कि तारामंडल से संबंधित अध्ययन स्टडी करने के लिए भेजा गया है इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में है कि निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है? देखो एक वर्ड होता है संविधानेतर, एक होता है गैर संवैधानिक, एक होता है असंवैधानिक, है ना। सबका मतलब अलग अलग है। एक होता है संवैधानिक, ठीक है। कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसका मतलब समझिए, क्वेश्चन आंसर तो होते रहेगा, है ना। इसका पहले मतलब समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। एक ये लिखा हुआ था क्या, हाँ संविधानेतर था, संविधानेतर,
इसको आप तोड़ के पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे संविधान से इतर, मतलब संविधान से हट के, मतलब क्या, जिसका संविधान में व्याख्या नहीं है, जिसका संविधान में व्याख्या नहीं है उसको बोलते हैं संविधान इतर, ठीक है, याद रखिएगा। और एक होता है गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, और एक होता है असंवैधानिक, और एक होता है संवैधानिक, संवैधानिक, ठीक है। तो देखो गैर संवैधानिक और असंवैधानिक ये दोनों एक ही वर्ड है, इसका मतलब होता है इलीगल, है ना। जैसे बिहार में दारू बेचना गलत व इलीगल है ना, कानून अपराध है, तो ये क्या है, दारू बेचना है, गैर संवैधानिक है या असंवैधानिक है, ठीक है। जबकि संवैधानिक मतलब क्या, जिसका संविधान में व्याख्या है, जिसको कभी, अच्छा कभी ये बहुत बार पूछा क्वेश्चन है, कोई भी संस्था को पूछ देगा, लिख देगा, बोलेगा क्या है ये, कैसा संस्था है, संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, कैसा है। तो इसमें ध्यान रखना है ना कि जहाँ जिसके बारे में कभी पढ़े हैं आपकी इस आर्टिकल में है, इस भाग में संविधान के है, तो जहाँ पे भाग में संविधान में चर्चा है वो संवैधानिक है, और जिसका चर्चा संविधान में नहीं है वो संवैधानितर है, ठीक है। उसको बोलते हैं गैर संवैधानिक। तो इसमें क्वेश्चन था क्या कौन संस्था संवैधानितर, मतलब संविधान में जिसका चर्चा नहीं किया गया है। तो देखिए, तो संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा भर के किया गया है ना। संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा कहाँ पे किया गया है, संविधान के भाग 114 है ना, उसमें कहा गया है संघ और राज्य से संबंधित सेवाएं, और संबंधित सेवाएं कौन करता है, यही करता है संघ लोक सेवा, जिसको बोलते हैं यूपीएससी, को बोलते क्या, यूपीएससी। इसका चर्चा तो है ये है, और बहुत अच्छे से। कहाँ पे है सर, तो आर्टिकल 315 में है, याद रखना, ठीक है। अगर हम इसके थोड़ा सा बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, इसको बोलते हैं क्या, यूपीएस, इसको क्या बोलते हैं, यूपीएस बोलते हैं, यूपीएससी बोलते हैं, सॉरी यूपीएस बोलते हैं, यूपीएससी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यही अगर हम लिख दें एफपीएससी तो आप कहीं बुमा बुम मत करिएगा, है ना, इसका परिणाम यही था, ठीक है। यूपीएससी का परिणाम था एफपीएससी, मतलब कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसका पहला का नाम था, नाम, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को चेंज कर दिया गया ना, एफ का नाम कर दिया गया क्या, यूपीएससी, यूपीएससी, ठीक है। यहाँ से सवाल बनता है, याद रखना है इस यूपीएससी में जो है ना, इसका वर्णन कहाँ पे है, आर्टिकल 315 में। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 10 गो अन्य सदस्य होता है, ठीक है। ये संस्था कैसा है, तो गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक मतलब होता है जिसका संविधान में चर्चा नहीं, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा ना, गैर संवैधानिक नहीं है, सलाहकारी है। कैसा है, सलाहकारी। सलाहकारी संस्थान का मतलब ये होता है ना कि ये संस्था जो है सरकार को सिर्फ सलाह दे सकता है, कोई बात मनवाएगा नहीं। ऐसा नहीं है कि ये संस्था कह देगा तो सरकार मान ही लेगा, है ना। तो इसलिए बोला गया इसको क्या, सलाहकारी संस्था है, ठीक है। यहाँ से आता रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ा सा इसमें और, है ना, तो यूपीएससी में जो इसका जो अथी होता है, अध्यक्ष होता है या कोई सदस्य होता है ना, या तो अध्यक्ष या तो कोई सदस्य। अगर एक बार यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य कोई बन गया ना, तो दूसरा भारत के किसी भी संस्थान में मतलब कि वहाँ पे काम नहीं कर सकता है, इसका रूल है, ठीक है, यूपीएससी के बारे में, है ना। यहाँ से बात को आपको रखना है। और ये जो एफपीएस था ना, इसका डेवलपमेंट किया गया है कब, भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़े होंगे, इसी में इसका चर्चा किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका चर्चा किया गया है, संघीय पब्लिक सर्विस कमीशन के, अब देखना है, ठीक है। वहाँ सवाल बनता है ये भी, यहाँ सवाल बना हुआ है ये, है ना। अच्छा, मेन मुद्दा इसमें क्या था, हाँ मुद्दा इसमें था ना कि संवैधानिक निकाय संस्था है कौन है, ये तो नीति आयोग है, नीति आयोग है ना। आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग। क्योंकि नीति आयोग कब बना है, 2015 में बना है, मोदी सरकार गवर्नमेंट आया है तब बना है, तो इसका संविधान में चर्चा नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा, नीति का मतलब क्या होता है, नीति का फुल फॉर्म जब ये पहली बार बना था 2015 में, तो भर के पूछा गया था हर एग्जाम में, कौन ऐसा एग्जाम होगा जो नहीं पूछा गया होगा, नीति का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, अभी भी पूछ सकता है। ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, 2015 में बना दिया, है ना। योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग बनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है।
तो इसका चर्चा संविधान में नहीं, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, है ना। यूपीएससी के बारे में बोल चुके हैं, थोड़ा सा बात करेंगे वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग की चर्चा कहाँ पे है? वित्त आयोग की चर्चा है संविधान के भाग 12 में, है ना। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद है 280 में। 280 में वित्त आयोग के वित्त व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। अच्छा, भाग किस भाग में क्या क्या है ना संविधान की, आपको याद रखिएगा अच्छे से। जैसे 12 में बोले हैं वित्त विभाग की बात है, 13 में व्यापार की बात है, 14 में संघ और राज्य संबंधित जितना भी सेवा है वो है, 15 में क्या निर्वाचन है, 16 में क्या है 16 में SC ST और OBC के बारे में बताया गया है ना। 17 में भाषा है, 18 में आपातकाल है ना। 19 में अपरिहार्य है, मिसलेनियस को बोलते हैं, 20 में संविधान संशोधन है। आपको सारे बता रखे हैं अच्छे से। कहाँ भूल जाते हैं हम, कहाँ बोल रहे थे? हाँ, वित्त आयोग के बारे में बोल रहे थे ना। अच्छा, वित्त आयोग अभी कौन है? वित्त आयोग अभी जो वर्तमान में है वो है कौन? NK सिंह। 2025 तक रहेंगे, 2025 तक रहेंगे NK सिंह, ठीक है। और सबसे पहला वित्त आयोग कौन थे? तो थे KC नियोगी। वित्त आयोग गठन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। देखिएगा सवाल सारे बता दो आपको रखना अच्छे से, ठीक है, वित्त आयोग के बारे में। अच्छा, वित्त आयोग जो है ना क्या करता है? ये केंद्र और राज्य के बीच जो टैक्स होता है, टैक्स आता है ना, कलेक्शन होता है ना, टैक्स का बंटवारा करता है ये वित्त आयोग, ठीक है, याद रखिएगा। और अब क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? मतलब बिपिन चंद्र पाल जो है क्या थे बताना है। तो ये जो था ना बिपिन चंद्र पाल कौन? ये अच्छा, ये था क्वेश्चन उग्रवादी, है ना। देखिए 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है सूरत में। वहाँ पे कांग्रेस जो है 2 भाग में बट गया था, गर्म दल और नरम दल। तो कुछ नेता लोग गर्म दल को फॉलो कर रहे थे और कुछ नेता लोग नरम दल को फॉलो कर रहे थे, नरम दल को मान रहे थे, है ना। गर्म दल का कहना था कि हम लड़ाई के बल पे, बलबूते के लड़ाई के बल पे जो है जीत लेंगे, आज़ाद हो जाएंगे। और नरम दल का कहना था कि नहीं, अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे, गांधी जी का पछवाड़ा था, ठीक है। तो यहाँ से सवाल बनता है। अच्छा, सवाल यहाँ से बनता है और भी बना हुआ सवाल है कि गर्म दल से कौन था और नरम दल से कौन था। यहाँ से सवाल बनता है तो आपको रखना है ट्रिक से, ठीक है। अरे लाल जी कहाँ गए? अरे रखना आपको क्या इरादा करना है? अरे लालची बाल पाल। अरे लालची बाल पाल, जो लालची होगा वो कैसा होगा? उग्र होगा, उग्र। तो ये सारे क्या है? उग्रवादी वाला है, ठीक है। अरे लालची बाल पाल मतलब कि अरविंद घोष, लाल से हो जाएगा लाला पतराय और ची से हो जाएगा चिदम्बरम पिल्लई, तमिलनाडु के थे, गर्म दल के थे, उग्र दल के, गर्म दल के या उग्र दल के, है ना। कौन कौन बोले? ये हो गया चिदम्बरम पिल्लई, और बाल से जगह कौन? बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। यही क्वेश्चन था आपका, बिपिन चंद्र पाल किसका था? उग्र दल का, ठीक है। यही रही आपका अगर कौन था? एक उग्र दल का, एक हो जाएगा कौन? नरम दल का। नरम दल को क्या बोलते हैं? उदारवादी, है ना। एक रहेगा कौन? उदारवादी। इसमें क्या रखना है आपको? इसमें रखना है ना उदारवादी में कि वन में गो। जो देखो उदार है, जो लड़ाई नहीं करेगा, क्या करेगा? संत बन जाएगा और वन में चल जाएगा। तो उदार से रखना है क्या? वन में गो, मतलब बन जाओ, वन में गो। गो से जगह क्या? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। में से हो जाएगा मेहता। ये कौन मेहता है? ये कौन मेहता है? ये फिरोज शाह मेहता है। ये कौन मेहता है? फिरोज शाह मेहता है, याद रखिएगा। और वन से हो जाएगा आपका, वन में गो, वन से कौन है? हाँ सॉरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, अब रखिएगा। अच्छा, एक व्योमेश चंद्र बनर्जी भी है, वो कन्फर्म करना। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ना 2005-06 में ही उनका देहांत हो गया था, 6 में लगभग। तो अच्छा, गर्म दल बना है कब? 7 में, तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन करते हैं 40। सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 23 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है रवि कन्नन को। रवि कन्नन को दिया गया है क्या 2023 का मैग्सेसे पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार की बात करते हैं, शुरुआत कब हुआ था? 1957 से। कौन देता है? फिलीपींस सरकार, ठीक है। किस भारतीय को पहली बार मिला है
विनोबा भावे को कब मिला है? 1958 में, है ना। रेमन मैग्सेसे को बोला जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में है कि 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 23 जीता है? ये जीता है द एलिफेंट व्हिस्पर्स। ये खाली व्हिस्पर रखना, फुसफुसा के काम कर लिया, व्हिस्पर मतलब फुसफुसाना होता है। धीरे बात करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा करंट को ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, है ना, इसलिए कि करंट जो आपको खुद पढ़ना है। अच्छा करंट का हम सोच रहे हैं, अभी भी सोच ही रहे हैं, थोड़ा सा 20 दिन हो गया है ना, इसलिए करंट का देखिए हम थोड़ा सा सलाह दे देंगे आपको, अगर आप देख रहे हैं कोई तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। करंट अगर आपको सही करना है वास्तव में रियल में, तो प्रतियोगिता दर्पण के अलावे कोई बुक मत पढ़िए। प्रतियोगिता दर्पण से बढ़िया कोई बुक है ही नहीं मार्केट में, है ना। अगर कोई है तो सिर्फ वही काम किया कि प्रतियोगिता दर्पण में जहाँ तहाँ लिखा रहता है, अलग अलग मंथ का आता है, मंथली आता है, पत्रिका है, और वहाँ पे कलेक्ट करके दे दिया है दूसरा बुक में है तो, बाकी कुछ नहीं है, उसमें भी बहुत कम देता है। तो मैं तो यही सलाह रहेगा कि आपको अगर करंट करना तैयारी तो सिर्फ उसी को पढ़िए। हालांकि हम सोच रहे हैं कि करवाएंगे हम खुद करंट का, है ना, और बहुत अच्छे से करवाएंगे, बहुत डिटेल में करवाएंगे, है ना, मज़ा आएगा आपको। कभी शुरू करें, अगला महीना शुरू कर देंगे। अगला महीना क्या, कौन महीना, फरवरी से शुरू हो गया ना, फरवरी में आ जाएगा आपको। जब नया फरवरी PDF आएगा ना, सॉरी PD पता तब उसका करेंगे हम। इसलिए करंट में ज़्यादा बौखने की जरूरत नहीं है कि ये जान लिए। करंट लिमिटेड चीज़ है। अगर बोले तो लिमिटेड है, अगर नहीं बोले तो फिर बहुत सारा चीज़ है। तो सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। इसलिए ना कि अगर सिर्फ करेंटे पढ़ने लगिएगा आप दिन भर, तो बाकी बहुत सारा सब्जेक्ट जीके में ही है। फिर आपको मैथ पढ़ना है, फिर आपको इंग्लिश पढ़ना है, जीके पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, दुनिया भर की चीज़ें है। तो एक किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम मत खराब करिए, बस सिलेबस वाइज पढ़ना है। और आपको पढ़ना है सटीक पॉइंट कि हमको इतने से मतलब है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, बात करते हैं, ज़्यादा बकवास करेंगे नहीं, आप भड़क जाएंगे फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो किया है वो किया है कौन? हाँ, ये किया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये दोनों मिल के 1876 ईस्वी में कलकत्ता में किया है क्या? यही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है, एक रहेगा इंडिया सोसाइटी, तो याद रखिएगा आनंद मोहन बोस किया है इंडियन सोसाइटी की स्थापना, सोसाइटी। एक रहेगा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो उसका किया है विलियम्स, है ना, कलकत्ता में किया है, 1839 में किया है। ठीक है, 3 हो गया यहाँ से। और सबसे पहला का ऑप्शन है द्वारकानाथ टैगोर। ये सवाल पूछा हुआ दरोगा में है, मेंस में पूछा हुआ सवाल है दरोगा में, है ना। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किए हैं यही कौन? द्वारकानाथ टैगोर, लैंड होल्डर्स सोसाइटी के। ठीक है, 1838 ईस्वी में। ठीक है, कलकत्ता में किया है। और अगर बात करते हैं राजा राम मोहन राय का, तो राजा राम मोहन राय और दादा भाई नौरोजी, इस दोनों का एक लाजवाब ट्रिक बताएंगे आपको कि मतलब कौन कौन संस्था स्थापना किए हैं और कब कब किए हैं, ये दोनों याद रहेगा आपको। ठीक है, देखिए एक है आपका कौन, सॉरी देखने कौन किसका नाम है ये, हाँ राजा राम मोहन राय, आप देख लेना राजा राम मोहन राय किस किस की स्थापना की है ये। अगर आपको देखना ना राजा के राजा के आत्मा, क्या देखना है, राजा के आत्मा, वेदांत ब्रह्मा में। बस कहानी खत्म है भाई, इतना रट लिए एक लाइन, बस कहानी खत्म है। इसके बाद से कभी दिक्कत नहीं करेगा आपको ये राजा राम मोहन राय वाला। 3 को स्थापना की है ये। राजा से हो जाएगा क्या, राजा राम मोहन राय। आत्मा से हो जाएगा आत्मीय सभा, वेदांत हो जाएगा वेदांत कॉलेज, और ब्रह्मा से ब्रह्म समाज। ये तीनों क्वेश्चन याद रखना है। 1815
1825, 1828, ठीक है। 1815, 25 और 28 में स्थापना हुआ है। कौन किया है? राजा राम मोहन राय। अदरना है राजा के आत्मा वेदांत ब्रह्मा में, हो जाएगा। राजा के आत्मा वेदांत ब्रह्मा में, मतलब कि आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, ब्रह्म समाज, ठीक है। चलिए, अच्छा ये प्रार्थना समाज है वो 1875 है ना, मुंबई वाला। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 1 बच गया कौन? अच्छा, ये दादा भाई नौरोजी का भी एक ट्रिक है, देखो दादा भाई नौरोजी का क्या ट्रिक है। 1800 सॉरी, दादा भाई नौरोजी का ट्रिक है, यहाँ रखना है क्या? बाबू ब्रिटिश ईस्ट का मजा ना रोज लो। हाँ, बाबू ब्रिटिश ईस्ट का मजा ना रोज लो, है ना। बउआ जो है ना, ब्रिटिश ईस्ट का मजा ना रोज लो। बस एक याद करना है, नौरोजी साहब कौन कौन स्थापना किए हैं और कब कब किए हैं, सारा हो जाएगा इसमें, है ना। देखो, बाबू से तकना है बॉम्बे एसोसिएशन, बाबू से बॉम्बे एसोसिएशन, है ना, 1852। बाबू से बॉम्बे एसोसिएशन। ब्रिटिश से हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, है ना, ये हो जाएगा। और ईस्ट से हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और मजा से हो जाएगा रहनुमाई मजाहिदान, रहनुमाई मजाहिदान की स्थापना किए थे। सारे के सारे क्या, ना रोज से याद रखना, नौरोजी, ना रोज से नौरोजी। बाबू ब्रिटिश ईस्ट का मजा ना रोज लो। बॉम्बे एसोसिएशन, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, फिर सुन लो, बॉम्बे एसोसिएशन, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रहनुमाई मजाहिदान, मजाहिदान, है ना। इसमें नौरोजी साहब जो है ना पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो पारसी धर्म का ये समाज, पारसी धर्म के उत्थान के लिए बनाया गया था रहनुमाई मजाहिदान, ठीक है। ये हो गया कौन? 1862, ये हो गया 43, ये हो गया 66 और ये हो गया 51। 1800 में है, सब 1800 में है। तो यहाँ से आपको रखना है, ट्रिक चाहे तो लिखिए जल्दी से, और नहीं तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, मेरा तो काम है आगे बढ़ते जाना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है? चलो ठीक ठाक है, 1 घंटा हो गया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 में है, 43 में, निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनें। गलत को चुनना है आपको, ठीक है। जो गलत है ना उसमें ऑप्शन नंबर सी है, ग्रेट ब्रिटेन का होता है पाउंड स्टर्लिंग, है ना। इसका सबसे पहला क्वेश्चन यही था शायद, कि पाउंड स्टर्लिंग, ये नहीं था, वहाँ बताए थे, ये था नहीं, वहाँ बताए थे। क्वेश्चन था कि सबसे अधिक महंगी मुद्रा कहाँ के है ना, तो कुवैती दिनार था। यहाँ पे वहाँ बताए थे, है ना। पाउंड स्टर्लिंग के बारे में कितना होता है? 910 के आसपास होता है, 910 रुपया। तो यही गलत है, बाकी सब सही है। ब्रिटेन का क्या होता है? पाउंड स्टर्लिंग होता है, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? ये जीता है किसको हरा के? लेबनान को हराया था और जीता था। इसमें इफ दैट करने चांस नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? लो बताओ। इसी में लगाया गया था पित्रा द्यूरा नामक जड़ाऊ, इसी एतमाद उद्दौला में, है ना। सफ़ेद मार्बल से बनवाया गया है, ये आगरा में बनवाया है। कौन संबंधित किससे ये पूछ रहा है? ये संबंधित है जहांगीर से। जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, वही बनवाई है ये एतमाद उद्दौला। कहाँ पे? आगरा में, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। सफ़ेद मार्बल से बनाया गया है, पित्रा द्यूरा जड़ाऊ लगा हुआ पहला भारत का ये मकबरा है, ठीक है। अच्छा, यही से सवाल रहे कि जहांगीर का मकबरा कहाँ बनाया गया है? ये एतमाद उद्दौला का है, संबंधित उससे है, लेकिन और रहेगा जहांगीर का मकबरा कहाँ बनाया है? जहांगीर का मकबरा भी बनाया है कौन? वही उसकी पत्नी है नूरजहां है। ये बनवाया है कहाँ पे? शहादरा में। शहादरा कहाँ पड़ता है? लाहौर में, याद रखना, है ना। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे? शहादरा, लाहौर में, ठीक है। और अगर हम बैरम खां की बात कर चुके हैं, बैरम खां किसका? अकबर का संरक्षक था। 1561 ईस्वी में इसको अकबर का आदेश दिया गया था कि यहाँ या तो मक्का जाओ, मदीना जाओ, या तो यहाँ से राज से निकल जाओ, है ना। तो जा रहा था, रास्ते में इसको
मार दिया। कौन मार दिया था? तो मुबारक खां मार दिया था। मुबारक खां इसको मार दिया था। ठीक है, अफगान का शासक था, अफगान राजा, अफगान पठान था मुबारक खान। ठीक है, याद रखिएगा। ये इसको उपाधि दिया गया था खाने खाना का, खाने खाना का उपाधि दिया गया था। अच्छा, बैरम खां के खाने खाना का उपाधि दिया था ना, इसको भगा दिया था अकबर अपने दरबार से, और इसकी जो पत्नी थी उससे शादी कर दिया था। दूसरा बीवी जिसका अकबर का बन गया था वो। बड़ा हरामी लोग होता है ये यार, किसी से भी शादी कर लेता है। और कहाँ गया, चलिए। अच्छा, इसमें से शाहजहाँ वाला जो है ना, अच्छा हुमायूं से संबंधित कोई ऐसा खास है नहीं, है ना। अगर ये पूछते कि हुमायूं का मकबरा कौन बनाया, हुमायूं का मकबरा कहाँ है या कौन बनवाया है, तो है ये आगरा में, है ना। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे रहेगा? आगरा में, है ना। और ये बनाया है कौन? तो हुमायूं का जो मकबरा है वो बनाया है आपको हाजी बेगम, सॉरी ये दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। आज बनाया है कौन? हाजी बेगम। ठीक है, याद रखना। और यहाँ से जो है शाहजहाँ वाला कर लेते थोड़ा सा, शाहजहाँ बोल देंगे लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। देखो आगरा में दीवाने खास और दिल्ली में दीवाने खास, दोनों जगह बनवाया दीवाने खास और दीवाने आम, आगरा में भी और दिल्ली में भी बनवाया शाहजहाँ। ठीक है, लाल किला आगरा कहाँ पे? दिल्ली का लाल किला बनवाया है शाहजहाँ। यही पूछे आगरा का लाल किला तो अकबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। खाली ऐसे नहीं कि लाल किला देखो मार दो फट सुना, दिल्ली का लाल किला रहेगा तब शाहजहाँ, आगरा का लाल किला रहेगा तो अकबर बनवाया है वो, है ना। और दीवाने खास और दीवाने आम कौन बनवाया है? यही बनवाया है शाहजहाँ। कहाँ कहाँ पे? आगरा में और दिल्ली में। यही रहे फतेहपुर सिकरी में किसने बनवाया है दीवाने खास और दीवाने आम? तो बनवाया है अकबर, याद रखिएगा। इसके अलावे शीश महल, खास महल, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ये सारे बनवाया है कौन? यही बनवाया है शाहजहाँ। शीश महल, खास महल, जामा, नगीना मस्जिद कहाँ पे? आगरा में। और जामा मस्जिद कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, एक रहेगा जामा मस्जिद आगरा वाला तो अकबर बनवाया है। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, आगरा में नहीं, फतेहपुर सिकरी में। जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी में कौन? अकबर। चलिए और क्वेश्चन नंबर 46 में है कि टू आ हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है कौन है वो M.S. स्वामीनाथन है, M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, उसको बोला जाता है क्या? भारतीय हरित क्रांति के जनक बोला जाता है। अच्छा, नॉर्मन बोरलॉग जो है उसको बोला जाता है क्या? हरित क्रांति के जनक। और वर्गीज कुरियन जो है उसको बोला जाता है क्या? दूध क्रांति के जनक। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में है कि भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? आर्यभट्ट पाटलिपुत्र से संबंधित है इसका, पाटलिपुत्र में इनका पैदाइश हुआ है, वहीं रहे हैं ये, है ना। आर्यभट्ट के बारे में याद रखिएगा, आर्यभट्टीयम इनका बुक है ना, जिसमें सूर्य सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ये तो रहेगा सूर्य सिद्धांत के बारे में, सूर्य सिद्धांतियम या आर्यभट्टीयम, इन्हीं का बुक है। अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है, इनके बारे में ये आपको जानना है कि शून्य का खोज किए थे पहले, मतलब दुनिया को इंट्रोड्यूस किए थे शून्य के बारे में, पाई का मान बताए हैं, है ना। ये सब बात आपको याद रखना है। अच्छा, दशमलव प्रणाली दिए थे यही आर्यभट्ट, दशमलव प्रणाली। ठीक है, तो आपको इस बात रखना है। और इन्हीं के नाम से शुरू किया गया भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, कब? 1975 में शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 48 में है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया? ये हुआ था जर्मनी, मतलब हिटलर जो किया था पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है ना, लेकिन कभी बात में आएगा ना तो इसमें बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे कौन कौन सा देश किस में शामिल था। अभी बहुत करें, बहुत लंबा हो रहा है सेशन ये। सॉरी, थोड़ा सा खोखी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, है ना। गठन कब हुआ था आरबीआई का? 1935 में। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949 में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम जो 1935 है ना, उसके के तहत जो है ये बनाया गया था आरबीआई, केंद्रीय बैंक। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर 50 में है कि 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सचिन तेंदुलकर को। और क्वेश्चन नंबर 51 से आगे जब जितना भी 75 तक है वो क्या है? आपका साइंस सेगमेंट से आएगा क्वेश्चन। चलिए साइंस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि शक्ति का बीमीय सूत्र है, शक्ति का बीमा बताना है।
बीमा कभी पढ़े हैं ना, MLT इस तरह का। अगर जिसका बीमा आपको नहीं याद है ना तो उसके लिए बता देते हैं एक चीज़ आपको, कैसे अगर नहीं, जिसका नहीं भी जानते होंगे ना तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं, अगर उसका फार्मूला आपको पता होगा तो। और नहीं तो कोई आपके अगर घर अगल बगल में कोई बच्चा रहता है ना 9-10 का, तो उसका फिजिक्स के मैसेज जाकर उसको पढ़ा दीजिए फ्री में, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। कंपटीशन का कोई भी सवाल जो है फिजिक्स के मैसेज से छूटेगा नहीं, साइंस से, उसको पढ़ा दो फ्री में, ऐसे बोलो कि हम पढ़ाएंगे तुमको फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप भी बहुत कुछ सीख जाएंगे, बच्चा भी सीख जाएगा, मज़ा भी आएगा, हो सकता है खुश होगा तो बच्चा पैसा भी देगा कुछ भी। चलिए ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम खुद पढ़ाते हैं, है ना, 12th के बायोलॉजी पढ़ाते हैं और 9-10 को पढ़ाते हैं, है ना, CBSE के बच्चा को। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ पे गया, हाँ किसी में था विमेय सूत्र, शक्ति का विमेय सूत्र था, शक्ति का, है ना। शक्ति का मतलब क्या था, पावर, पावर का क्या बोलते हैं, इसका इकाई क्या है, वाट, वाट इसका इकाई है ना। इसको हॉर्स पावर भी बोलते हैं, हॉर्स पावर भी बोलते हैं वाट को, ठीक है। चलिए देखिए इसका इकाई हो गया। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य, कार्य बटा समय होता है, कार्य बटा समय होता है। अगर नहीं जान रहे तो आपको ऐसे निकालना है, बताते हैं कैसे निकलेगा ये, है ना। अगर जान रहे तो इसका आंसर पहला में है ml2t-3। कैसे होता है ये बता देते हैं, जल्दी से कर देते हैं। देखो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य को क्या बोलते हैं, फोर्स इंटू एस एफ एस, कभी पढ़े होंगे। कार्य का क्या होता है, FS cos थीटा। तो अगर थीटा रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। मतलब एफ मतलब क्या हो गया, बल, और एस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और नीचे में क्या है, टाइम है, नीचे में क्या है, टाइम है। एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, बल होता है ना। एफ को हम थोड़ा तो क्या निकल देगा, बल, और बल को क्या बोलते हैं, बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma होता है। ma ना, m क्या है, मास है ना, और ये a क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण है, और s क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किस में मानते हैं, मीटर में, है ना। इसको बोलते हैं मास, m। तो अच्छा इसको मास मापते kg में, इसको m बोला जाता है ना। और ये a जो हो गया, a को बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन। अच्छा आगे कर लेंगे, इस नीचे में क्या है, t है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया m कैपिटल, और ये जो m है ना, ये क्या है, इसको लिख देते हैं l। क्यों, क्योंकि ये मीटर है। डिस्टेंस का जो मेजरमेंट करते हैं किसमें करते हैं, मीटर में, है ना। सॉरी वो क्या था, लेंथ होता है, तो उसको एल से इंडिकेट करते हैं। जब हमको बीमा लिखना होता है ना, तो डिस्टेंस को, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को किसी हो, एल से इंडिकेट करते हैं बीमा में, है ना। तो ये लिखे हैं, एम लिख लिए हैं, ये मास हो गया kg वाला, और ये एल लिख लिए डिस्टेंस वाला। ये बच गया है ए, ये ए है ना। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, मतलब क्या होता है ये, ए बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसे बोल सकते हैं, या मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो मीटर क्या है, मीटर की तो लेंथ ही है ना, तो ऊपर में क्या लिख लें, लेंथ लिख लें, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको लेंथ लिख लें, और एस क्या हो गया, टाइम हो गया, और 2 टाइम है तो टाइम हो जाएगा, है ना। अब देखो m और 2 गो l, तो यहाँ पे लिख लें m और l 2 गो है, तो इसको लिख लेते हैं m, सॉरी l लिखो ना, l 2 गो, ठीक है। और नीचे में क्या था, एक t ये है, और यहाँ से 2 t है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 t हो जाएगा। नीचे में ना है ये, तो इसको पूरा कैसे लिखेंगे, m l पर पावर 2, और t जो नीचे जो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या, माइनस में, मतलब कि ml2t-3 शक्ति का। अगर निकाल नहीं आ रहा है तो ऐसा आद कर लो, ऐसे आद आपको निकालना है। अगर याद है तो वाह वाह। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि बॉयल के नियम का सूत्र क्या है। देखो गैसीय नियम से जितना भी संबंधित बात है हम सब के बारे में बोल देंगे, और जैसे बोलेंगे ना वैसे ही आपका देखना है, वैसे ही आपको याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि लोग बार बार पढ़ता है, बार बार भूलता है ना। तो आप ऐसे पढ़ें कि आपको भूलने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। इसमें गैसीय नियम में जो है वो कुछ नियम है। तो सबसे पहला है बॉयल का नियम, सबसे पहला बॉयल का नियम, फिर आता है चार्ल्स का नियम, ठीक है। बॉयल का नियम हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया, और किसी का नियम है, हाँ एक है दाब का नियम, है ना, एक है गैस का नियम, है ना। एक हो गया कौन, गैस का नियम,
और है वो एक और नहीं, गैस अवस्था समीकरण है, गैस अवस्था समीकरण, ठीक है। और कोई हाँ, ग्राहम गैसीय नियम है एक क्या है, ग्राहम गैसीय नियम, ग्राहम गैसीय नियम। और एक और है एवोगाड्रो, ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 के बारे में बता देंगे। 6 आपको रखना है, 100 सवाल बनते रहता है, हमेशा बना हुआ क्वेश्चन है, इसमें बताना क्या है कि बना हुआ क्वेश्चन है, बनते रहता है, हमेशा क्वेश्चन बनते रहता है। आपको याद कैसे करना है ये सीखिए आप। बॉयल के नियम में आपको क्या करना है, जैसे किसी को बॉयल करते उबालते हैं, बॉयल कहते हैं उबालना, तो बॉयल जब किसी को करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देंगे तो बॉयल होगा, वो उबलेगा, है ना। मतलब कि जो दे रहे हैं ना, जिससे कनेक्ट है ना, उसको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। मतलब कि बॉयल के नियम में टेम्परेचर अस्थिर रहेगा। अच्छा, इस सभी फार्मूला में रिलेशन किसमें बैठाना है, तो ये 3 4 गुण आता है। कौन, पी, टी और भी, मुख्य रूप से यही 3 रहता है, इसी 3 में रिलेट करना है, इसी 3 में रिलेट करना है। तो देखो टी तो यहाँ पे अथी हो गया, अस्थिर ही हो गया, तो घास के इधर उधर कौन होगा, है ना, इम्बैलेंस कौन होगा, बचेगा कौन, यही पी और भी, यही बचेगा ना, पी और भी। तो इसमें वॉल्यूम जो होता है 1/p के बराबर होता है, या इसके अथी में होता है, तुल्यांक में, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v = 1/p, ठीक है। याद रखना है, ये हो गया। बॉयल में ध्यान रखना है कि बॉयल में जिसे बॉयल करते हैं मतलब टेम्परेचर को अस्थिर रखना है। टेम्परेचर को अस्थिर रखेंगे ना, तो जो आयतन होगा वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको बोल सकते हैं ना कि आयतन जो है दाब के, ये प्रेशर है, प्रेशर को बोलते हैं दाब के व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। चार्ल्स का नियम जो है वो सीधे सीधे है, पहले का रख दिया क्या, टेम्परेचर को दिए अस्थिर कर, दूसरा में कर दो प्रेशर को अस्थिर। चार्ल्स के पास जो है प्रेशर अस्थिर हो गया, और चार्ल्स जब प्रेशर में आ गया सीधे सीधे चल रहा है। अब देखो प्रेशर जब अस्थिर हो गया, तो प्रेशर अस्थिर हो गया, बच्चा कौन, टी और भी, ये दोनों इक्वल होता है, मतलब कि वॉल्यूम जो है टी के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको क्या बोलते हैं, जो सीधे सीधे रहेगा ना तो उसको बोलेंगे अनुक्रमानुपाती, और जो 1/, रहेगा उसको बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती, है ना। और एक बार जो स्क्वायर रहता है उसको बोलते हैं वर्ग व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि वर्ग होता है ना, स्क्वायर होता है ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट में है दाब, है ना। तो दाब में क्या करेंगे, वॉल्यूम को अथी कर दो। अब वॉल्यूम को यहाँ पे देखो, वॉल्यूम को यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है, एक सेकंड देखने दो, हाँ दिख रहा होगा। तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे करना अस्थिर, मतलब कि अगर वॉल्यूम, अगर आयतन अस्थिर है तो क्या होगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होगा। कैसा होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। और गैस अवस्था समीकरण जो होता है ना, वो होता है PV = nRT। ये समीकरण आपको हमेशा याद रखना है, PV = nRT क्या है, गैस अवस्था समीकरण है ये, ठीक है। और ग्राहम गैसीय नियम जो है, ग्राहम गैसीय नियम क्या है, ये होता है V1/V2 = √d2/d1। यहाँ से क्वेश्चन भी बना हुआ है, पूछा हुआ भी है, आप देखिए ग्राहम गैसीय नियम है ये, V1/V2 = √d2/d1 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये जो भी दिया हुआ है ना, ये भी मतलब आयतन नहीं रखना, ये भी जो है वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है ये, है ना। वेलोसिटी मतलब कि वेग है, मतलब कि एक बंद बर्तन में कोई गैस को बंद कर दें, एक बर्तन में गैस को बंद कर दें, तो गैस का आयतन और गैस के जो अणु का वेग है, वही वेग वेलोसिटी, उसमें क्या संबंध है, तो गैस के आयतन बोले, आयतन नहीं, डेंसिटी, ये डी से क्या हो जाएगा, डेंसिटी, गैस के घनत्व और गैस में अणु का जो वेग है उसका संबंध क्या है, यही निकालना है आपको, याद रखिएगा, ठीक है। और एवोगाड्रो जो है, इसका ये कहता है कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। ये है आपको एवोगाड्रो नियम, है ना। अगर पूछे कि 1 ग्राम अणु में अणु का मान कितना होता है, कितना लीटर होता है, तो रखिएगा 1 ग्राम अणु का मान होता है कितना 22.4 लीटर, ये याद रखना है आपको। और याद रखना है कि 1 ग्राम अणु का मान कितना होता है, 1 ग्राम अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने अणु होते हैं, है ना। 1 ग्राम अणु में कितने अणु होते हैं, तो बोलना है इसे आपको क्या, 6.022 × 10⁻23 मोल बोलते हैं इसको, मोल,
इसको मोल बोलते हैं। अगर कभी पूछ दे आपको कि 1 मोल कितने के बराबर होता है तो यही बोलना है। नीचे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मोल यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 मोल का जो मान होता है ना कितना होता है 6.022 × 10⁻23 मोल। याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले किसको युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य कहा जाता है। तो सौम्य आप पढ़े होंगे मृदु, मृदु और कठोर जल, है ना। तो सौम्य करना है तो सौम्य मतलब मृदु, मृदु करना जल को ना। तो मिलाएंगे क्या, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाएंगे या सोडियम कार्बोनेट मिलाते, दोनों मिलाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया आपका आंसर दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट भी सही